सक्सेस की सबसे खास बात होती है कि मेहनत करने वाले लोगों पर ही फिदा होती है। तो मेहनत करते रहिए, सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम टारगेट पर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मोस्टली मतलब एक क्रीम क्वेश्चन, पूरा क्रीम क्वेश्चन का कलेक्शन है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड। और ये सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर फटाफट से आने वाला है, चलिए देखते हैं। निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, पुरातात्विक खुदाइयाँ। तो सिंधु सभ्यता का उद्घाटन विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों के द्वारा हुआ है। आपको यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम वही पॉइंट कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दुनिया भर का डिटेल यहाँ पर कचड़ा नहीं भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट है, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की और दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। ठीक है, भूलना नहीं है, जब हमने क्वेश्चन पूछा था तो आप लोगों का ये गलत हो चुका था, तो ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? आयुर्वेद यानी कि जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी सही होता है, अथर्ववेद में। वैसे तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है, ठीक है। ये जो आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद है, परंतु अथर्ववेद में भी तमाम औषधियों, टोने टोटके और तंत्र मंत्र, इन सभी का विवरण मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सांख्य। ऑप्शन ए सही होता है, सांख्य। तो सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन आरंभिक विचारधारा है। आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते चलते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि कपिल हैं। कौन है? महर्षि कपिल माने जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताते चलते हैं, आचार्य शंकर किस वाद के प्रणेता हैं? तो ये हैं अद्वैतवाद के प्रणेता हैं आचार्य शंकर। इन्होंने सांख्य को क्या कहा है? प्रधान मल्ल कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए। वैशेषिक दर्शन, ये है दूसरे विकल्प में, वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो इसके प्रणेता हैं कणाद। कर्म मीमांसा के जैमिनी हैं। कौन है? जैमिनी है। और योग दर्शन के हैं महर्षि पतंजलि, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही। आपको 2 से 4 सेकंड का टाइम देंगे जिससे कि आप लोग सही ऑप्शन चूज कर सके। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ये देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ध्यान रखिएगा, देखिए अर्थशास्त्र ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, जितनी भी राजनीतिक चीजें हैं वो इसमें दी गई हैं। तो आर्थिक जीवन ये इसमें वर्णित नहीं है, राजनीतिक जीवन की इसमें चर्चा की गई है। तो जानते हैं कि जो प्रमुख विषय है, राजा है, राज्य है, राजनीतिक व्यवस्था उस राज्य की कैसी थी, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। इसमें राजा के आर्थिक स्रोतों के बारे में तो चर्चा है, लेकिन ये उस समय के यानी कि तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था का वर्णन ये नहीं करता है। मेनली वो राजा का वर्णन करता है, तो फिर राजा के वर्णन में आ जाता है, राजा के जो आर्थिक स्रोत हैं उसके बारे में चर्चा है, लेकिन उस समय के आर्थिक व्यवस्था का ये वर्णन नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताइए अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र लिखी किसने है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, निम्नांकित में से
किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और यहाँ पर आपको उत्तर भी मिल गया, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य ने। और कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये कौटिल्य को कहा जाता है। और मैकियावेली के प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पल्लव है। ऑप्शन ए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण पल्लवों के काल में किया गया था। और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन की एक उपाधि मामल, क्या थी? मामल ये थी। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम मामल्लपुरम भी कहा जाता है। जो महाबलीपुरम है ये मामल्लपुरम भी कहा जाता है। क्यों? नरसिंह वर्मन को एक उपाधि मिली थी मामल, तो उस आधार पर ये मामल्लपुरम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। मूल रूप से यहाँ पर एकाश्मक रथ मंदिर व मंडप निर्मित है जो कि नरसिंह वर्मन द्वारा बनवाए गए हैं। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जानने चाहिए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में? इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल, मौर्य काल, चोलों से, या फिर किससे? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। पूरे जोश और जुनून के साथ आपको क्लास ज्वाइन करना है। ऐसे एकदम से मतलब इनएक्टिव फॉर्म में क्लास नहीं ज्वाइन करना है। जब तक जोश और जुनून अंदर नहीं होगा ना, खून में उबाल नहीं आएगा ना, तब तक क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। करेंगे तो, लेकिन दिमाग में बैठेगा नहीं। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर डी। देखिए, भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल जिसे वैदिक काल कहते हैं, तो इसमें ही पुरुषों और महिलाओं के बीच में कुछ बातों को छोड़कर के बराबरी का व्यवहार होता था। इतिहास में जो भारतीय हमारा इतिहास है, इसके प्रारंभिक काल यानी कि वैदिक काल में ही पुरुषों और महिलाओं के बीच में कुछ बातों को छोड़कर के बराबरी का व्यवहार होता था। फिर उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की स्थिति में मतलब गिरावट दिखाई देने लगती है। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, पराधीन रखा जाता है, उन्हें दबा करके रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल खाता है? चलिए भाई फटाफट से बताइए। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ही पसंद है और आप लोग इसमें गड़बड़ाते हैं, दिमाग की दही बनती है इसमें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? देखिए, एलोरा की गुफाएं शक, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव, खजुराहो चंदेल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, खजुराहो चंदेल। देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही मेल खाता है। ठीक है, चलिए आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते चलिएगा। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने, आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार मिलेंगे। बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने 9 से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया। और अगर हम पूछते हैं खजुराहो में भी विशेष रूप से कहाँ पर, तो खजुराहो में देखिए, पहले बात तो ये जानिए एमपी में है, मध्य प्रदेश, छतरपुर क्या है, जिला है कि क्या है, तो ये आप जानते रहिए। खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है और ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। अब आपको बताते चलते हैं, खजुराहो चंदेलों की दूसरी राजधानी थी और इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इनकी प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी। कौन सी थी? कालिंजर थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ये थी कालिंजर, इनकी पहली राजधानी। दूसरी हो जाती है आपकी ये खजुराहो। अब यहाँ पर आइए अगले पॉइंट की तरफ। एलोरा की गुफाएं, इनका निर्माण मतलब सही मेल नहीं खा रहा, तो सही है क्या? एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट
शासकों के समय में हुआ था, 7वीं से लेकर के 9वीं सदी के बीच में हुआ था। कहाँ पर है एलोरा की गुफाएं? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन ही तैयार हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन, कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए हमेशा। आपको यहाँ पर एलोरा से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं। एलोरा के गुहा मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। तीनों धर्मों से, कौन कौन से? हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर महाबलीपुरम की। महाबलीपुरम ये यहाँ के रथ मंदिर हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिर हैं। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। पल्लव शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। शासक में हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ये पल्लव शासक थे, इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया। अब बात करेंगे यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर। ये कहाँ पर है? पहले तो ये बताइए। मदुरै में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर है जो कि है तमिलनाडु में। इसका निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके तैयार होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। देखिए, जब तक मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको एकदम से स्टैंडर्ड क्लासेस हम प्रोवाइड कराने का एकदम से प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए आपको मतलब सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट में बस आपको शेयर करते रहना है। आप शेयर करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जिससे कि दूसरों को पता चले कि हाँ, ये कंटेंट कितना यूजफुल है। बस इसलिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, लोथल है, जो कि भारत में स्थित है। सिंधु के महत्वपूर्ण पुरा स्थल जो है हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, ये सभी हैं। तो यहाँ पर एक एक करके देखते चलते हैं कौन कहाँ पर है। देखिए, सिंधु का जो महत्वपूर्ण पुरा स्थल है उनमें से एक है हड़प्पा। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, माउंट गोमरी में है। और ये मोहनजोदड़ो, ये सिंधु के लरकाना जिले में है। सिंधु के लरकाना जिले में, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। लोथल जो है ये गुजरात में, भारत, गुजरात कहाँ पर है? भारत में। तो लोथल पुरा स्थल जो है ये गुजरात प्रांत में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऋग्वेद है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इनमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है, ठीक है। ऋग्वेद से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलते हैं। देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और आपको बताते चलते हैं, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। और आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, किस मंडल में? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो आप बताएंगे ऋग्वेद में है, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पर आगे यजुर्वेद में बताते चलते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में देखिए, सस्वर पाठ करने के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन किए जाने वाले जो नियम है, इनका संकलन आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, गद्य और पद्य दोनों में है, तो वो कौन सा है? यजुर्वेद है। और यहाँ पर बात करेंगे सामवेद की, तो ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, ठीक है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। बात करेंगे अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद में क्या है? इसमें देखिए, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है ये वेद, तो इसमें इसी वजह से इसका नाम अथर्ववेद है। तो इस वेद में रोग निवारण, तंत्रबंध, जादू टोना, शाप वशीकरण, आशीर्वाद, ये सभी चीज़ें इसमें, विवाह, प्रेम, राजकर्म, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं।
और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी कि नया कौन सा है, अथर्ववेद है ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण अध्ययन किया था? चलिए फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। एक ही टारगेट होना चाहिए, मछली की आंख हमेशा दिखती रहनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए सही हो जाता है, वेनसांग। ऑप्शन ए वेनसांग। तो देखिए वेनसांग हर्षवर्धन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये उत्तर हो जाता है हर्षवर्धन। ये लगभग 6 साल तक नालंदा में अध्ययन करने के बाद ये फिर से अपने देश रवाना हुआ था, अपने देश रवाना हुआ था, यानी कि कहाँ से आया था, तो चीन की ओर ये रवाना होता, चीन से ही आया था। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं वेनसांग ने हर्ष के द्वारा आयोजित कन्नौज में धर्म सभा की अध्यक्षता भी की थी। धर्म सभा की अध्यक्षता जो कि कन्नौज में संपन्न हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी वेनसांग ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, आप सभी अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। हर्ष का दरबारी जो इतिहासकार था वो कौन था? हर्ष का दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट था। ठीक है, आपको बताते चलते हैं आगे। तो ये हरिशेन, ये समुद्रगुप्त का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, और कल्हड़ जो है ये जयसिंह, और कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। तो ये आपको पता चल गया होगा उत्तर। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? बाणभट्ट की पुस्तकों में निहित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, राजा नरसिंह देव ने। ऑप्शन ए सही होता है, राजा नरसिंह देव ने। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, राजा नरसिंह देव। यहाँ पर प्रथम अगर हो जाएगा तो और सही है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर तैयार करिए। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, बिल्कुल जो नरसिंह प्रथम है, ये गंग शासक थे, राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको और भी बताते चलते, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका तैयार हुआ, आपको यहाँ पर बताते चलते जितना क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं उसका कम से कम 5-6 गुना आपका क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, राजा कृष्णदेव राय ने किसका निर्माण कराया था? विजयनगर का। किसका निर्माण कराया? विजयनगर का। कनिष्क प्रयाग और उसके उत्तरी क्षेत्र का। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के दक्षिणी, ये पुलकेशिन जो है नर्मदा के दक्षिणी क्षेत्रों का ये शासक था, जो कि उड़ीसा से किसी भी रूप में संबंधित ये नहीं है। तो आपका यहाँ पर उड़ीसा की कोणार्क मंदिर का निर्माण ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, राजा नरसिंह देव ने करवाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, कंबोडिया में। कहाँ पर है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर? ऑप्शन सी होता है सही, कंबोडिया में है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। और आपको बताते चलते हैं, वर्तमान में भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है इस मंदिर के संरक्षण और परिरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जितने भी देख रहे हैं ना, सब टोटल एनसीईआरटी से, और जो हम डिटेल पॉइंट भी आपको बताते चले हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और उस क्वेश्चन का भी जो एक्सप्लेनेशन है, आपका जो बेस है वो भी एनसीईआरटी से ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक की विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन चोल शासक की विशेषता थी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन, चलिए फटाफट से बताइए जल्दी से, चोल शासक की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता।
चोल प्रशासन की सर्वप्रमुख विशेषता उनकी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। ये चोलों की महत्वपूर्ण देनों में से एक है। आपको बताते चलते हैं उर और सभा, उर एवं सभा और महासभा, ये दो प्रमुख संस्थाएं थी जिनसे ग्राम प्रशासन चलता रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए विज्ञानेश्वर। ऑप्शन ए सही होता है विज्ञानेश्वर। देखिए विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा की रचना की गई है, मिताक्षरा। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं इसे कानून की हिंदू विधि की पुस्तक भी माना जाता है, कानून की पुस्तक भी इसे माना जाता है। और आपको बताते चलते हैं ये याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है ये मिताक्षरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन बी सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। देखिए इतिहास का जो विभाजन हुआ है प्रागैतिहास, आदि इतिहास और इतिहास, देखिए 3 भागों में ये बांटा गया है। आपको मैंने बताया 3 भाग कौन कौन से हैं, प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, 3 भागों में। तो प्रागैतिहास से मतलब उस काल से जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। आद्य इतिहास वह है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो हैं लेकिन उसे मतलब अपठ्य है, वो पढ़ा नहीं जा सका है, तो कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलता ही नहीं उससे। जहाँ से लिखित साक्ष्य मिलते हैं वो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, चलिए इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक और सिंधु एवं वैदिक सभ्यता आदि इतिहास के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक हो जाती है और सिंधु और वैदिक सभ्यता आदि इतिहास के अंतर्गत आती है, जो मैंने अभी कैटेगराइज किया उसके आधार पर। सारी इंपॉर्टेंट लाइन आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए सिंधु सभ्यता एक ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी है जो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, और जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो भी अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया है इतिहास के कैटेगराइजेशन से रिलेटेड, और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें भी उसमें ऐड की हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के लिए हम पुरातात्विक साक्ष्य है उनका सहारा लेते हैं। और सबसे पहले हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया था। और 2 प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री हुए जिनका नाम है दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी। इन्होंने हड़प्पा जो कि पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में, अभी मैंने आपको बताया है, दोनों ने दयाराम साहनी और राखालदास बैनर्जी ने हड़प्पा जो कि पंजाब के मांटगोमरी जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है, इसके प्राचीन स्थलों से पुरातत्व वाली वस्तुएं प्राप्त करके ये सिद्ध किया कि जो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता यानी कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक है, और आपको बताते चलते इससे पहले ना वैदिक संस्कृत को ही प्राचीनतम भारतीय सभ्यता समझा जाता था। इसके बाद क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता के अनेक स्थल की खोज हुई है, तो उसमें हड़प्पा संस्कृत की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, इसीलिए इसे आदि इतिहासकाल के अंतर्गत ही रखा जाता है। और इस सभ्यता के अन्य स्थल भी हैं, जैसे इसमें रोपड़ है, चाहुंदड़ो है, बालाकोट है, लोथल है, कालीबंगा है, सुतकांगेंडोर है, आलमगीरपुर है, ये सभी हैं इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए किसका सुमेल नहीं है आप तभी बता पाएंगे जब आपकी डिटेल नॉलेज होगी, डेप्थ में नॉलेज होगी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। देखिए ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। तो ये कालीबंगा
हरियाणा से सुमेलित नहीं है, तो मतलब ये इससे मैच करता नहीं है, तो सही इसका जवाब क्या होगा? कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में है। कहाँ पर है राजस्थान में? गंगानगर जिले में है। किस नदी के किनारे है? 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पर तुरंत बन रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है ये, ठीक है। और आपको बताते चलते 1961 में वीवी लाल और चोपड़ा के निर्देशन में इसकी खुदाई कराई गई थी। इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। सैंधव सभ्यता की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपकी रिप्लाई बिल्कुल सही यही होगी। और आपको बताते चलते हैं यहाँ से इसके पूर्वकालीन स्तर से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं और यहाँ जालीदार जुताई का नमूना प्राप्त होता है, ठीक है। खासियत आपको बता रहे हैं, यहाँ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और चलते हैं अब अलग अलग पॉइंट पर। जो आलमगीरपुर है ये कहाँ पर है? ये है उत्तर प्रदेश में, एकदम से सही है। तभी तो यह है कि यहाँ पर सुमेलित नहीं में केवल ये हुआ, यानी कि आलमगीरपुर ये सुमेलित है उत्तर प्रदेश से। लेकिन ये आपको बताना किस नदी के किनारे है, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर हिंडन। कौन सा सही होगा जवाब? हिंडन नदी के किनारे। किसके किनारे? हिंडन नदी के किनारे ये स्थित है। अब ये लोथल गुजरात, ये भी सही है। ये गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अहमदाबाद। एक भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये ना पूछ करके जिला पूछा जाए तो आपका उत्तर अहमदाबाद होगा। और ये किस नदी के किनारे है? आप लोगों से भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आप लोगों की रिप्लाई भी आ चुकी है। भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। इसकी खुदाई SR राव के निर्देशन में हुई है। यहाँ जहाजों की गोदी मिली है। क्या? जहाजों की गोदी मिली है, जो विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है, ठीक है। और बात करेंगे लास्ट में, यहाँ पर है रोपड़, डी ऑप्शन पे रोपड़, ये पंजाब में ही है। और किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज। कौन सी नदी है? सतलज नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। इसकी खुदाई किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। सभी स्टूडेंट फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर करेंगे फटाफट से, जिससे कि सभी तक पहुंच सके। अगला हमारा क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? देखिए आपको कुछ नए शब्द भी मिल रहे होंगे, कुछ नए टर्म भी मिल रहे होंगे, तो इसमें से एक है बोगज कोई। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है आप बताइए, फिर उसके बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पर समझाते चलते हैं। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। हमारे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगज कोई से प्राप्त अभिलेख है। इनमें जो वैदिक देवता हैं वरुण है, इंद्र हैं, अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं और ये लगभग 1400 ईसा पूर्व के हैं और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। और आपको बताते चलते हैं इस अभिलेख में ना 2 कबीलों के बीच संधि का उल्लेख है। तो 2 कबीले कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? तो यहाँ पर आप देखिए खत्ती और मितन्नी, ठीक है। इन 2 कबीलों के बीच में संधि का उल्लेख मिलता है और इस संधि की शर्तों की रक्षा के लिए इन मतलब देवताओं को साक्षी बनाया गया था। तो मतलब जैसे ये जो खत्री और मितन्नी हैं, इन कबीलों के बीच संधि के लिए देवताओं को साक्षी बनाया गया था। और आपको बताते चलते हैं इन देवताओं में वरुण, इंद्र, ये अश्विनी कुमार ये सभी हैं, लेकिन इन देवताओं में ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं अग्नि, इनका उल्लेख नहीं मिलता और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कुछ बातें समझ में आ रही हैं? और जब भी आप क्लास करने बैठिए ना तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट हो फटाफट से आप नोट करते हुए चलिए, एकदम से कॉन्सेंट्रेट होकर के क्लास आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन एकदम से देखिए, पूरे जोश और जुनून के साथ हमने क्लास स्टार्ट कर दी है और एक्स्ट्रा आपको वीडियोस में एक्स्ट्रा वीडियोस भी हम प्रोवाइड एकदम से करा रहे हैं। अगर थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है तो छोटा वाला वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं और ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है तो आपको बड़ा वाला वीडियो एकदम से पूरा डिस्क्रिप्टिव अपलोड कर रहे हैं। निम्नलिखित में से बहुत
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, विनय पिटक में। ऑप्शन बी, विनय पिटक में। तो बौद्ध धर्म का साहित्य 3 पिटकों में प्राप्त होने के कारण, पिटक मतलब कहा जाता है पिटारी, जैसे ना 3 पिटारियों में प्राप्त होने की वजह से इसे त्रिपिटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस भाषा में रचित है? भाषा पूछी जाए अगर आपसे तो आपका उत्तर हो जाएगा पाली भाषा। आपका उत्तर सही होगा, पाली भाषा है। ठीक है। और ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पर विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, और फिर आता है तीसरा है अभिधम्म पिटक है। जो इनका संकलन है विभिन्न बौद्ध संगीतियों में हुआ है। अब विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार हैं। ठीक है। विनय पिटक में क्या है? दैनिक जीवन संबंधी ये सारी चीज़ें हैं, आचार विचार हैं, ये सबको शामिल किया गया है। और अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। क्लियर हो गए तीनों पिटक में कौन कौन सी चीज़ें हैं तीनों पिटारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन सी, मक्खली घोषाल। ऑप्शन सी, मक्खली घोषाल। तो मक्खली पुत्र घोषाल पहले महावीर के शिष्य थे। ठीक है। बाद में मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने महावीर का साथ छोड़ करके आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय लगभग 1002 ईस्वी तक बना रहा और इनका मत नियतिवाद, नियतिवाद मतलब नियति मतलब भाग्य होता है, तो भाग्यवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उनके कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपको बताते चलते महावीर के समान घोषाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे और जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। तो यहाँ पर आजीवक संप्रदाय के बारे में आपको मैंने बताया संस्थापक कौन थे और किस तरीके से इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये किस पर आधारित है? किस वाद पर? नियतिवाद पर, भाग्यवाद पर। अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि इसमें दोनों धर्म की समानता कौन सी है? यानी कि विश्वास के मामले में दोनों की कौन सी समानता है? बिल्कुल सही, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। ध्यान से देखिएगा, अलग अलग आपको बता रहे हैं। जो बौद्ध धर्म है वो मध्यम मार्ग का उपदेश देता था। ठीक है। और जैन धर्म मोक्ष के लिए घोर तपस्या और शरीर त्याग का आदेश देता है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, वहीं महावीर जो हैं आत्मा में विश्वास करते हैं। ठीक है। कर्मवाद और मोक्ष से संबंधित दोनों धर्मों के विचार अलग अलग माने जाते हैं। तो जैन धर्म कर्म को एक भौतिक तत्व के रूप में मानता है, जबकि बौद्ध धर्म इच्छा द्वारा किए गए कार्य को ही कर्म कहता है। और इसी प्रकार से जैन मत के अनुसार मोक्ष का अर्थ है शरीर विनाश है, जबकि बौद्ध का मत है निर्वाण इस जीवन में भी प्राप्त हो सकता है। मतलब आप अच्छा कर्म करिए तो निर्वाण इस जीवन में भी आपको प्राप्त हो सकता है। स्वयं महात्मा बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। और इसी तरीके से कुछ कुछ इसमें चीज़ें मिलती हैं, कुछ एकदम से अपोजिट होती हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो देखिए दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो सही है, दोनों मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो कौन सा अभिलेख है? क्वेश्चन आपको नए नए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे जो कि एकदम से आपको लग रहा होगा स्टैंडर्ड है और देखने पे लग रहा होगा कि हाँ एकदम से यूनिक और अलग सॉलिड तरीके के क्वेश्चंस है।
लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगला क्वेश्चन है अभिलेख जिससे ये प्रमाणित होता कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी अधिकार था, इसका प्रमाण उनके किसी अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से हमें ये पता चलता है। ठीक है, तो जूनागढ़ शिलालेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पश्चिमी प्रांत के जो गवर्नर थे पुष्पगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील का निर्माण करने की आज्ञा दी थी, और यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। और इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में भी हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजुक। राजुक थे, क्या थे? व्यापारी, अधिकारी, सामंत वर्ग या फिर सैनिक? ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य शासन में ये अधिकारी थे, राजुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में राजुक नामक अधिकारी का उल्लेख आपको मिलेगा। अशोक के स्तंभ लेख 3 और 7, जो स्तंभ लेख है 3 नंबर का 7 नंबर का, तो 3 और 7 से ज्ञात होता है कि उसने रज्जुक, प्रदेशक और युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर क्या काम करने के लिए? धर्म के प्रचार और उपदेश देने का आदेश देने के लिए, मतलब इन्हें आदेश दिया था कि जा करके जनता के बीच में, जैसे मतलब जिनका नाम था रज्जुक, प्रदेशक और युक्त, व्युष्ट भी था उसमें, व्युष्ट, ये सभी ऐसे पदाधिकारी थे जो जनता के बीच जा करके धर्म का प्रचार करते थे, उपदेश देते थे। ठीक है, इसी के लिए इन्हें नियुक्त किया गया था। और आपको बताते चलते हैं, जो रज्जुक है जनपद का प्रमुख अधिकारी था। रज्जुक जनपद का प्रमुख अधिकारी था और इसे अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया था। इसे राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। अगला क्वेश्चन हमारा है मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी है। ये पाली ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है और इस ग्रंथ में यूनानी शासक मेनांडर और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें मेनांडर, ध्यान रखिएगा, मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच मतलब जो वार्तालाप है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में महान बौद्ध भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद, यानी कि जो मेनांडर मतलब ये राजा मिलिंद के अनेक जो गूढ़ दार्शनिक हैं प्रश्नों का उत्तर देते हैं, दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और ये मतलब उनके प्रभाव से ये बौद्ध भी हो जाते हैं। जो राजा थे अंततोगत्वा कहा जाता है ना, जो फाइनली फिर बौद्ध धर्म का ऐसा असर इनके ऊपर पड़ता है कि बौद्ध हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि मेनांडर अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर न केवल भिक्षु अपितु अरहत बन गया। और इस पाली ग्रंथ में ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी भी मिलती है। तो इससे रिलेटेड बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो बस यही आएगा। और हम जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने पॉइंट बता रहे हैं उससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन हम अगर बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर मिलिंद पन्हो के बारे में हमने बताया तो ये बता दिया कि ये क्या है, ये पाली ग्रंथ है। इस ग्रंथ में क्या है, मेनांडर यानी कि मिलिंद, राजा मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप है वो वर्णित है। वार्तालाप कैसा है, ये दार्शनिक, जैसे मतलब आदमी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसकी रिप्लाई उसमें दी गई होती है, और वे क्वेश्चन वैसे पूछते हैं पर्सनल से लेकर के पूरा लपेट करके क्वेश्चन पूछते हैं और अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं, और बाद में वो फिर बौद्ध धर्म को अपना करके मतलब उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाता है। जैसे हम ही किसी से पूछते रहते, कोई एकदम से सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई करता रहता है तो फिर हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं। सेम वही चीज़ें हैं। तो ये बता दिया कि पाली ग्रंथ है, इसमें किसका वर्णन किया गया, ये हो गया। ठीक है, और
कौन से जनजीवन के विषय में, किस प्रकार के जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये इसमें ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको बता दी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सभी स्टैंडर्ड लेवल। देखिए हमने लेवल एकदम से तगड़ा किया है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। डी यहाँ पर भारतीय और यूनानी कला का ये संश्लेषण है। आपको बताते चलते हैं, यूनानी कला के प्रभाव से भारत के जो पश्चिमोत्तर प्रदेश हैं, पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला की जिस नवीन शैली का उदय हुआ उसे गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। यूनानी कला के प्रभाव से पश्चिम की तरफ एक नवीन शैली का उदय होता है जिसका नाम पड़ जाता है गांधार शैली। ठीक है, देखिए गांधार शैली में क्या है, आप सिंपल तरीके से समझिए कि भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। एक लाइन में आप समझिए, गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसका विषय केवल बौद्ध है, इसीलिए इसे कभी कभी यूनानी बौद्ध, देखिए यूनानी बौद्ध इंडो ग्रीक अथवा ग्रीक रोमन कला भी कहा जाता है। इसका प्रमुख केंद्र क्या है? गांधार ही था और इसी कारण यह गांधार कला के नाम से ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, आपको बताते चलते हैं इसकी खासियत। इसमें मूर्तियाँ काले स्लेटी पत्थर, चूने और पक्की मिट्टी से बनी हुई हैं। किससे? काले स्लेटी पत्थर, चूने और पक्की मिट्टियों से बनी हुई हैं। इस कला की जो अधिकांश मूर्तियाँ हैं लाहौर संग्रहालय में, कहाँ पर? लाहौर संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कनिष्क के समय इस कला का सर्वोत्तम विकास हुआ। किसके समय में? कनिष्क के कला में, कनिष्क के काल में इस कला का सर्वोत्तम विकास हुआ था। इस शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुद्रा, यूनानी देवता, ये सारी जितनी भी लाइन आपको हम बता रहे हैं सभी से क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। इस शैली की बुद्ध मूर्तियों की जो मुद्रा है यूनानी देवता से मिलती है। यूनानी देवता जिनका नाम है अपोलो, उनसे मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए पूरी तरीके से इसे देखिए यूनानी बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस कला को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में जितना भी मैंने फैक्ट बताया हर एक फैक्ट से आपका क्वेश्चन सॉलिड वाला तैयार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाग और बलि थे। भाग और बलि कौन थे? भाग और बलि, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी से हो जाता है। राजस्व के ये स्रोत थे, भाग व भोग। इसके अतिरिक्त गुप्त अभिलेखों में उपरिकर और उद्रंग, इन करों का भी उल्लेख मिलता है। भोग व भाग, इनके अतिरिक्त जो गुप्त अभिलेख हैं इनमें यहाँ पर उद्रंग, उपरिकर, इन सभी करों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजा भूमि का मालिक माना जाता था और वो भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग, जिसे छठा भाग का यह अधिकारी होता था। इस कर को ही भाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बलि क्या था? बलि भी एक प्रकार का धार्मिक कर था। ये भी कर था लेकिन ये धार्मिक कर था। अच्छा, आपको और यहाँ पर एक बात बताते चलते हैं। जो किसान था ये भूमि कर हिरण्य, उसी वर्ड में बता रही, हिरण्य मतलब नगद अथवा मेय। अब पता है आपको, मेय मतलब अन्न तौल करके देते थे, जो अन्न की तौल होती थी, मतलब होता नहीं था कर चाहे पैसा दे चाहे उसके बदले में कुछ अनाज वगैरह दे दें, तो ये था। लेकिन आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो मेय और हिरण्य करके ही पूछा गया है, इसलिए मैंने ये नाम लिया, नहीं तो हमें ये नाम लेने की जरूरत नहीं थी। अन्न और नगद आपको बता के निकल लेते हैं।
तो जो किसान था ये भूमि कर दोनों रूपों में दे सकता था, मेय और हिरण्य दोनों के रूप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है कहाँ पर? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, मध्य प्रदेश में। तो सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो आपको जिला बताना पड़ेगा, दतिया जिला। दतिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है। ठीक है, और ये जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों का एक तीर्थ स्थल की तरह है। यहाँ जैन धर्म से संबंधित अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया है और यहाँ जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित लगभग 100 मंदिरों का निर्माण किया गया। कितने? 100 मंदिरों का निर्माण किया गया। ये जैन धर्म के लिए तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। चलिए भाई बताइए फटाफट से, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है? किसका सुमेल है आपको बताना है। एलोरा की गुफाएं, मीनाक्षी मंदिर, खजुराहो मंदिर, महाबलीपुरम के मंदिर, किसका सुमेल है? मतलब कौन सही सुमेल लेते हैं? ऑप्शन सी, खजुराहो का मंदिर चंदेल से रिलेटेड, ये सही है। देखिए आपको एक एक करके बताते चलते हैं। एलोरा ये कहाँ पर है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये जो गुहा मंदिर है इसके लिए प्रसिद्ध है एलोरा। इनमें से अधिकतर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। इनमें कैलाश मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए महाबलीपुरम ये पल्लव राजाओं के काल में बनवाया गया था। ठीक है, यहाँ पर मंडप और एकाश मंदिरों जिन्हें रथ कहा गया है इसका निर्माण हुआ था। और आपको बताते चलते, अभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में है खजुराहो का मंदिर स्थित है और इसे चंदेल राजपूत शासकों के समय में बनवाया गया था। यहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है वो कंदरिया का महादेव मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों की जो दीवारें हैं इस पे चंदेल वंश के 2 शासकों गंड और यशोवर्मा के लेख मिलते हैं। किसके? गंड और यशोवर्मा के लेख मिलते हैं। और जो मीनाक्षी मंदिर है इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी? सही में दिल से, मतलब सीरियसली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर पसंद आई हो ना तो ज़बरदस्त तरीके से पूरा कमेंट सेक्शन आपको भर देना है, ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड आपको करना है अगर ज़बरदस्त तरीके से क्लास पसंद आई हो तो। चलिए एक बार करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन, जैसा कि हमेशा इस चैनल पर होता रहा। एकदम से एक यूनिक आइडेंटिटी रिवीजन से बनी है इसकी, तो रिवीजन की कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, पुरातात्विक खुदाइयाँ। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। ऑप्शन डी सही होता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, सांख्य है। नेक्स्ट अगला है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए अर्थशास्त्र नाम तो ऐसा दिया गया ना जैसे लगता है कि आर्थिक जीवन से ही रिलेटेड इसमें सारी बातें लिखी गई, लेकिन नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए बी, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं ना, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। ये देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, जबकि ये पूरा राजनीतिक जीवन का वर्णन करता है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो मैकियावेली के प्रिंस, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? चट्टानों को काट करके, ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए सही हो जाता है, पल्लव। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल खाता है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल खाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, खजुराहो चंदेल। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट है सिंधु सभ्यता का, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, लोथल है। अगला सबसे पुराना वेद कौन सा है, बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ऑप्शन ए सही हो जाता है, ह्वेनसांग, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीं थे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में नहीं थे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताते चले जो हर्ष का दरबारी इतिहासकार था वो बाणभट्ट था, तो बाणभट्ट की ही पुस्तकों में मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण ऑप्शन ए सही हो जाता है, राजा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, कंबोडिया में। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर हमारा ए, विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत ऑप्शन सी सही हो जाता है, पुरातात्विक खुदाइयाँ। अगला है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। पूछा जा रहा है कि देखिए किसका सुमेल नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, कालीबंगा हरियाणा। तो कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान में, कहाँ पर है, गंगानगर जिले में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी, विनय पिटक। आपको मैंने तीनों कैटेगराइज करके बता दिया था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म में। ठीक है, तो विनय पिटक में संघ संबंधी नियम और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार ये सभी का संग्रह था, और जो अभिधम्म पिटक था, अभिधम्म पिटक में ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या था, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक ऑप्शन यहाँ पर मक्कली घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते हैं। ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला राजुक क्या थे। राजुक ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी थे ये राजुक। नेक्स्ट है मिलिंद पन्नो, ऑप्शन सी एक पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका। भारतीय और यहाँ पर ऑप्शन डी से हो जाता है भारतीय और यूनानी कला का। आपको यहाँ पर हमने डिटेल बता दिया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भारतीय और यूनानी कला का जो मिश्रण है वो गांधार शैली है। अगला है भाग और बलि थे। भाग और बलि क्या थे, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, राजस्व के स्रोत थे। क्वेश्चन है सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, खजुराहो मंदिर। ठीक है, डिटेल सब आपको बता चुके हैं तो दोबारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी है आप लोग हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस आपको सपोर्ट करना है,
अगर आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे में हिम्मत, मोटिवेशन कुछ भी नहीं बढ़ पाएगा। और जब क्वेश्चन का कलेक्शन इतना बढ़िया है, इतने अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हैं, तो क्यों नहीं इसके व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप लोग शेयर करते रहिए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? ए, बी, सी और डी यहाँ पर है, आप देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट ये भी है, मिलिंद पन्नो ये क्या है? अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 हो चुका। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? चौथा हो गया। एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जाते हैं। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में रिप्लाई किया करिए। और हाँ, एक हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसका मतलब शॉर्ट वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसमें है कि जो एससीईआरटी के लास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हर सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो या फिर मतलब एसएसटी हो या साइंस हो, जो पीछे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं एक एक चैप्टर का, वो आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए, इसी के साथ ही आप लोग शॉर्ट वीडियोस जरूर देखा करिए। बड़ी छोटी सी होती है लेकिन बड़ी नॉलेज वाली होती हैं, ठीक है। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, और भी एकदम से सॉलिड एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव हम कवर कर रहे हैं उसमें। तो फटाफट से उससे भी आप लोग देख करिए, जल्दी जल्दी से तैयारी करते रहिए। चलिए, मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत बनाए रखिए।